गुड मॉर्निंग क्लास। आज बात करते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारा है बिलियन यानी कि सॉल्यूशन। इसके लेक्चर नंबर 4 की बात करेंगे जिसमें कि हम बात करेंगे गैसों की द्रवों में विलेयता और साथ ही इसमें जो है गैसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों को भी हम पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 3 में हमने बात की थी कि ठोसों की द्रवों में विलेयता और ठोसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले जो भी कारक थे वो सब हमने कवर अप कर लिए थे। चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं आज के टॉपिक की जो कि हमारा है गैसों की द्रवों में विलेयता। तो गैसों की द्रवों में विलेयता क्या होती है? जब हम किसी गैस को जो है द्रव में मिलाते हैं, क्या करते हैं, किसी गैस को जब द्रव में विलय करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? गैसों की द्रवों में विलेयता। जहाँ पे गैस क्या होती है, विलय का काम करती है और जो द्रव होता है वो विलायक के रूप में कार्य करता है। तो किसी गैस की वह अधिकतम मात्रा जो किसी निश्चित ताप पर विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुली होती है उसे क्या बोलते हैं? गैस की द्रवों में विलेयता कहते हैं। अर्थात किसी निश्चित ताप पर विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुली हुई जो अधिकतम मात्रा होती है गैस की, उसे जो है गैस की द्रवों में विलेयता कहा जाता है। एक निश्चित ताप पर क्या होता है, एक निश्चित ताप पर गैसों की द्रवों में विलेयता जो होती है एक निश्चित सीमा तक ही होती है और द्रव द्वारा गैस का अवशोषण करने से जो है गैसीय विलयन हमें प्राप्त होता है। अर्थात जब किसी गैस को द्रव में विलय किया जाता है तो क्या होता है, द्रव द्वारा जो है गैस को अवशोषित कर लिया जाता है और क्या किया जाता है, उसको गैसीय विलयन में परिवर्तित कर लिया जाता है और इसे क्या बोलते हैं? गैस का अवशोषण बोलते हैं। किसी निश्चित ताप एवं एक वायुमंडलीय यानी कि एक एटीएम दाब पर विलायक के इकाई आयतन में घुली गैस की मात्रा को जो है हम अवशोषण गुणांक द्वारा व्यक्त किया जाता है। निश्चित ताप और एक वायुमंडलीय दाब पर जो है विलायक के इकाई आयतन में घुली गैस की मात्रा को क्या कहते हैं? हम अवशोषण गुणांक कहते हैं। तो होता क्या है, अवशोषण गुणांक का मान जब बढ़ता है तो विलेयता क्या होती है? घटती जाती है। और यदि अवशोषण गुणांक का मान जो है कम होगा तो विलेयता बढ़ती जाएगी। ये तो हमने बात की कि गैसों की द्रवों में विलेयता क्या होती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं गैसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। तो जो हमारे पास पहला कारक होता है वो होता है गैस की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस में क्या होता है, जो सामान्यतः जो गैस होती है वो द्रव से अभिक्रिया करती है और क्या होती है, विलयन में आयनित हो जाती है, यानी कि वह बहुत अधिक विलयशील होती है। जो सामान्यतः गैस होती है वह क्या होती है, विलायक यानी कि जो पानी ले लो या फिर द्रव से अभिक्रिया करती है या फिर हम कह सकते हैं कि विलयन में आयनित हो जाती है और बहुत अधिक विलयशील हो जाती है। उदाहरण के लिए यहाँ पर दिए गए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जब जो है H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर दूसरा जो एग्जाम्पल है NH3 प्लस H2O, यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, SO2 प्लस H2O गिव्स H2SO3 यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड। उदाहरण के लिए यहाँ पर दिए गए हैं NH3, HCl, SO2, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये जल में अत्यधिक विलयशील होते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं अगले कारक की जो कि हमारा है विलायक की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो हमने जब ठोसों की द्रवों में विलेयता को पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ लिया था कि जो ध्रुवीय विलेय होंगे वो ध्रुवीय विलायक में घुलते हैं, जबकि जो अध्रुवीय विलेय होते हैं वे अध्रुवीय विलायक में घुलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो ध्रुवीय गैस होगी वह ध्रुवीय विलायक में घुलेगी और जो अध्रुवीय गैस होती है वो किस में घुलती है? अध्रुवीय विलायक में। ध्रुवीय से मतलब कि दो पोल वहाँ पर जनरेट होंगे, यानी कि एटम के बीच में जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पर क्या है, HCl है तो H पे क्या होता है, आंशिक धनावेश होता है और जो Cl है उस पर आंशिक ऋणावेश होता है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। यहाँ पर जो क्लोरीन होता है वो अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है और किससे? हाइड्रोजन से। तो इसलिए जो है ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे इस पे क्या आ जाता है, क्लोरीन पे आंशिक ऋणावेश। तो ध्रुवीय क्या होते हैं, यहाँ पर दो पोल जनरेट हो जाते हैं, धनावेश और ऋणावेश। और अध्रुवीय क्या होगा, जैसे Cl2 हो गया, H2 हो गया, N2 हो गया। तो जो ध्रुवीय गैस होगी वो ध्रुवीय विलायक में घुलेगी और जो अध्रुवीय गैस होगी वो
अध्रुवीय विलायक में घुलती है। एग्जाम्पल के लिए पहला यहाँ पर दिया गया है NH3 जो है H2O में विलय होगा, HCl जो है H2O में विलय होगा, HBr हो गया H2O के साथ विलय होते हैं। ऐसी अध्रुवीय गैस जो है क्लोरीन हो गया, H2 हो गया, N2 हो गया, ये किस में विलय होंगे? बेंजीन में। बेंजीन क्या है? अध्रुवीय विलायक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले कारक की। तो अगला हमारे पास है ताप का प्रभाव, यानी कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो सामान्यतः क्या होता है, ताप बढ़ाने से जो है विलेयता घट जाती है। अर्थात जब भी हम ताप में वृद्धि करते हैं तो गैसों की द्रवों में जो विलेयता होती है वह घटती जाती है। क्यों घटती जाती है? सामान्यतः किसी भी अभिक्रिया में जब हम ताप में वृद्धि करते हैं तो क्या होता है, जो गैस होती है वो द्रव को छोड़कर जो है बाहर निकलने लगती है, जिससे क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो है विलेयता घटती जाती है। अर्थात ताप बढ़ने से जो है गैस के अणु जो है दूर दूर फैलने लगते हैं, जिससे क्या होता है, विलेयता घटती जाती है। और जो घुलनशीलता है वह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, और ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया में क्या होता है, ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती जाती है। और यदि हमारे पास अभिक्रिया ऊष्माशोषी होगी तो ताप बढ़ाने से जो है विलेयता क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो लेकिन जो घुलनशीलता होती है एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, जिसके फलस्वरूप जो है ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती जाती है। गैसों में द्रवों की विलेयता के दौरान जो है अभिक्रिया होती है, उसमें गतिक साम्यावस्था स्थापित हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, अभिक्रिया जो है दोनों ओर स्थापित हो जाती है, यानी कि रिवर्सिबल उत्क्रमणीय अभिक्रिया होने लगती है। और जिसके फलस्वरूप जो है अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माक्षेपी होती है। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के फलस्वरूप जब हम ताप में वृद्धि करते हैं तो विलेयता घटती जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं दाब का प्रभाव, यानी कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर, जिसे जो है गैसों की द्रवों में विलेयता संबंधी हेनरी का नियम भी बोलते हैं। दाब बढ़ाने पर जो है किसी गैस की विलेयता जो है क्या होती है, बढ़ती है। अर्थात किसी विशिष्ट द्रव में किसी गैस की विलेयता जो है दाब बढ़ाने पर बढ़ती है। दाब आरोपित करने पर जो है गैस के अणु क्या होते हैं, पास पास आते हैं और क्या होते हैं, द्रवित होकर जो है विलयन का पार्ट बन जाते हैं। इसी के संबंध में जो है गैस की द्रव में विलेयता तथा दाब के बीच मात्रात्मक संबंध का अध्ययन जो है विलियम हेनरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। और कब किया था? 1802 में किया था। इन्हीं के नाम पर जो है जो दाब का प्रभाव है गैसों की द्रवों में विलेयता पर, इन्हीं के नाम पर जो है इसे हेनरी का नियम कहा गया, जिसके अनुसार क्या होता है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता जो होती है गैस के आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती या फिर समानुपाती होती है। विलेयता अनुक्रमानुपाती आंशिक दाब। यदि हम गैस की द्रव में विलेयता को जो है गैस के मोल अंश या फिर मोल प्रभाज में या फिर हम कह लें मोल फ्रैक्शन में व्यक्त करें तो हेनरी के नियमानुसार क्या होता है, आंशिक दाब इज प्रोपोर्शनल या फिर आंशिक दाब अनुक्रमानुपाती मोल अंश के। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से कह सकते हैं कि किसी गैस का आंशिक दाब जो होता है उसमें उपस्थित गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। आंशिक दाब इज प्रोपोर्शनल टू मोल अंश। तो आंशिक दाब को जो है P से प्रदर्शित किया गया है यहाँ पर, और जो मोल अंश है X से। तो P इज प्रोपोर्शनल किसके, X के। और जब यहाँ से अनुक्रमानुपाती का साइन हट जाएगा तो यहाँ पर जो है हेनरी नियतांक जो है आ जाता है। स्थिरांक जो है यहाँ पर P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, जहाँ पर के एच क्या है, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसे क्या बोलते हैं, हेनरी नियतांक। तो हेनरी ने जो है गैस की द्रव में विलेयता तथा दाब के बीच में मात्रात्मक संबंध दिया था, जिसे हम हेनरी का नियम कहते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हेनरी के नियम की सीमाओं की। अर्थात हेनरी नियम केवल तभी लागू होगा जबकि क्या है, ये दो शर्तें जो है संतुष्ट होती हों। पहली शर्त कौन सी है, पहला जो सीमा है वो कौन सी है, दाब जो है कम होना चाहिए और ताप क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। अर्थात गैस को जो है आदर्श गैस के समान व्यवहार करना चाहिए। दूसरी जो सीमा है वह है गैस का विलायक के साथ यौगिक निर्माण नहीं होना चाहिए। अर्थात गैस को जो है विलायक में वियोजित नहीं होना चाहिए।
यदि ये दो शर्तें जो है लागू नहीं हो रही हैं, ये दो नियम लागू नहीं हो रहे हैं, तो क्या होगा, हेनरी नियम जो है तब लागू नहीं होगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हेनरी नियम के अनुप्रयोग के। यहाँ पर 3 अनुप्रयोग दिए गए हैं। पहला जो है सोडा वाटर एवं शीतल पेय में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अधिक दाब पर भरना। अर्थात जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड को जो है अधिक दाब पर भरा जाता है। होता क्या है, जो हमारी कोल्ड ड्रिंक्स या फिर सोडा वाटर की बोतल होती है उनमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता को बढ़ाने के लिए जो है बोतलों को जो है उच्च दाब के अंतर्गत जो है पैक किया जाता है। और जब बोतल को वायु में खोला जाता है तो विलयन के ऊपर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जिसके कारण क्या हो जाता है, विलेयता घट जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बुलबुलों के रूप में बाहर आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं जो दूसरा अनुप्रयोग है हेनरी के नियम का, गहरे समुद्र में गोताखोरों को जो है अधिक दाब पर श्वास लेने में उनके रक्त में गैस की मात्रा का अधिक घुल जाना। अर्थात गहरे समुद्र में क्या होता है, गहरे समुद्र में श्वास लेते हुए गोताखोरों को जो है अधिक दाब पर गैसों की अधिक घुलनशीलता का सामना करना पड़ता है। होता क्या है, अधिक बाह्य दाब के कारण जो है सांस के साथ ली गई वायुमंडलीय गैसों की विलेयता जो है रक्त में अधिक हो जाती है। और जब गोताखोर जो है सतह की ओर आते हैं तो बाहरी दाब जो है धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसके कारण से जो है क्या होता है, जो घुली हुई गैसें हैं बाहर निकलने लगती हैं, लेकिन जो बाहर निकलने की क्षमता होती है वो एकाएक नहीं निकलती हैं हमारे शरीर से। जिससे क्या होता है, हमारे रक्त में जो है नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं और इससे क्या होता है, हमारी केशिकाओं में जो है अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जिसे जो है एक बीमारी जो है यानी कि एक चिकित्सीय अवस्था उत्पन्न कर देता है, जिसे हम बोलते हैं बैंड्स। क्या बोलते हैं, बैंड्स, BENDS। तो बैंड्स उत्पन्न कर देता है और इसमें क्या होता है, अत्यधिक पीड़ा और यह जो है जानलेवा होता है। इसी बैंड्स से और नाइट्रोजन की रुधिर में यानी कि रक्त में अधिक मात्रा के जहरीले प्रभाव से बचने के लिए जो है गोताखोरों द्वारा श्वास लेने के लिए उपयोग किए जाने वाले सिलेंडरों में जो है हीलियम मिलाकर तनु की गई वायु को भरा जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम हेनरी नियम के तीसरे अनुप्रयोग की, जो कि हमारा है अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर कम दाब के कारण जो है रक्त में ऑक्सीजन की कमी होना तथा श्वास लेने में कठिनाई होना। तो होता क्या है कि ऊंचाई पर जो है ऑक्सीजन का जो आंशिक दाब होता है ग्राउंड स्टेट से कम होता है, यानी कि धरातल से कम होता है। अर्थात जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाते हैं वैसे वैसे जो है दाब क्या होता है, कम होता जाता है। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है, ऊंचाई पर रहने वाले लोगों तथा पर्वतारोहियों के रक्त और ऊतकों में जो है ऑक्सीजन की सांद्रता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। और जिसके कारण से जो है वह उनकी सोचने और समझने की क्षमता में कमी आ जाती है और इस रोग को जो है एनोक्सिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एनोक्सिया। ऑक्सीजन की सांद्रता की जो है हमारे शरीर में कमी हो जाती है जैसे जैसे ऊंचाई वाले स्थानों में, जिससे क्या होता है, सोचने समझने की क्षमता में कमी आ जाती है और इसे जो है एनोक्सिया नाम की बीमारी कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो है हेनरी नियम के 3 अनुप्रयोग है। पहला जो है हमारा कोल्ड ड्रिंक या फिर पेय पदार्थों के उत्पादन में, दूसरा जो था गहरे समुद्र में गोताखोरी में, और जो तीसरा था पर्वतारोहियों या फिर ऊंचाई पर रहने वाले लोगों के लिए। इस प्रकार से हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ड्रॉप अ लाइक इफ़ यू enjoyed, सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।